औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर अब कचरे और दीगर बल्दियाती मसाइल के लिए कमर कस ली गई है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं कि कराची के अंदर ऑपोजिशन जमातों की बुनियादी सियासत का महवर क्या है, तो मैं बड़े अफसोस से यह बात करता हूं कि पूरी दुनिया चांद का सफर कर रही है और कराची इस वक्त भी कचरे से नबरदासमा दिखाई देता है। यही सूरत हाल कराची में बरसा बरस से देखने में आ रही है। हर हुकूमत आई, अपना टाइम पूरा किया और चली गई, लेकिन बल्दियाती क़यादत की जानिब से भी वाज़े तौर पर जो पिछली बल्दियाती क़यादत गुजरी है उसकी जानिब से यही कहा गया कि जी मौजूदा वसाइल के अंदर कराची को साफ नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब ये कि उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़ेह स्टेप लिया गया और कराची के अंदर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती अमल में लाई गई, जिसके बाद अब सूरत हाल यही दिखाई देती है कि वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर के आखिर तक कराची में पैदा होने वाला तमाम कचरा या पहले से मौजूद तमाम कचरा मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाएगा। लेकिन अब भी ऑपोजिशन को सियासत का एक खुला मैदान मिला हुआ है और वाज़ेह तौर पर ऑपोजिशन जमातों की जानिब से कराची के कचरे पर, कराची के सीवरेज पर, कराची में पानी के मसाइल पर, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली पर, कराची में टूटी फूटी सड़कों पर और कराची में गैर कानूनी तामीरात पर सियासत का सिलसिला जारी है। किसी ऑपोजिशन जमात की जानिब से हुकूमत को कोई सिफारिशात नहीं दी जाती, लेकिन वाज़ेह तौर पर अगर हुकूमत से कोई नाअहली हो जाए या सही मानों में कोई कमी बेशी किसी काम में रह जाए तो उसके बाद ऑपोजिशन जमातों की जानिब से वाज़ेह तौर पर एहतजाज और वो तूफान बदतमीजी मचा दिया जाता है कि सिंध असेंबली का इजलास हो या फिर सड़क हो या फिर कोई निजी इजलास हो, वहां पर भी हुकूमती नुमाइंदों को नहीं बख्शा जाता। यह सूरत हाल पाकिस्तान में और खासकर कराची के अंदर मुसलसल देखने में आ रही है कि सियासत को निचली सतह पर मुंतकिल कर दिया गया है और सियासत के महवर की अगर मैं बात करूं तो कहां आला जो है वो इकदामात के ऊपर या फिर इंतहाई नाकिस कारकर्दगी के ऊपर सियासत की जाती थी, लेकिन अब जो सूरत हाल दिखाई देती है तमाम ऑपोजिशन जमातों की जानिब से महज छोटी छोटी बातों पर भी एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाता है। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत को इस तनकीद का भी सामना रहता है कि तमाम वसाइल, तमाम फंड्स एनएफसी पीएफसी की मद में जो जारी किए गए हैं उसके बावजूद भी कराची के अंदर कचरे, सेवरेज और दीगर मसाइल अब भी मौजूद हैं। अगर कराची के नालों की सफाई की मैं बात करूं तो कराची के नालों की सफाई पीडब्ल्यूडी की जानिब से की जाती है। अगर आपको बताएं कि जी कराची के नालों की सफाई के लिए सबसे पहले किस इदारे ने जो है वो अपना किरदार अदा किया तो जी एफडब्ल्यूओ का इदारा सामने आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से क्या सूरत हाल और क्या इकदाम सामने आ रहे हैं तो वो आज के स्टेटमेंट में नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से वाज़ेह कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं मुस्तफा बलोच साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, वादे दावे इजलास बहुत हो गए सर, इंप्लीमेंट मांगती है ऑपोजिशन जमातें भी और इंप्लीमेंट मांगती है अवाम भी, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, देखें, कराची के मसले मसाइल जो भी हैं उनमें पीपल्स पार्टी और खासकर सिंध हुकूमत की अगर आप बात करें तो हम बिल्कुल सीरियस हैं और उसी की वजह से आपने देखा कि हमने मैदान में मुर्तज़ा वाहब जैसे कॉम्पिटेंट शख्स को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उतारा और वो जिस तरह 24/7 ग्राउंड पे हैं, चाहे बारिशें हों चाहे बारिशें ना हों। तो कहने का मकसद दैट शोज आर सीरियसनेस। हम बिला वजह तनकीद बरा तनकीद किसी पे भी नहीं करना चाह रहे, ना हम माजी में जाना चाह रहे हैं। नासिर शाह साहब भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ मसाइल हैं जैसे कुछ डंपर एसोसिएशन ने बीच में एक हड़ताल कर दी थी जिसकी वजह से ये कचरा कुछ जगहों पर नहीं उठ सका, लेकिन उस पर बर वक्त एक्शन ले लिया गया है और इंशाल्लाह जहां जहां आपको ये कचरे नजर आ रहे हैं वो उठ जाएंगे। लेकिन हम इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की एक हिकमत अमली शुरू कर रहे हैं जिससे ये आए दिन ये मसले नहीं होंगे इंशाल्लाह। जैसे लोकल बॉडीज मिनिस्टर साहब ने कहा तो अब ये इंशाल्लाह जो है ना वो कराची वाले देखेंगे कि ये कोई वादे नहीं है, कोई सिर्फ बातें नहीं है, कोई हमारे दावे नहीं है, ये हकीकत होगी इंशाल्लाह कराची। लेकिन मुस्तफा बलोच साहब, अगर ग्राउंड रियलिटी को देख लिया जाए तो इतने साल का बिगाड़ है, इतना आसान नहीं है इसको जो है वो सही करना, तो उसके बाद भी इस तरह का दावा कर देना कि जी अक्टूबर के आखिर तक इन तमाम मसाइल को हल कर दिया जाएगा, क्या लगता है इस मामले में आपको? देखें, कराची इज मेट्रोपॉलिटन सिटी, 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है यहाँ की, तो इसको संभालना जाहिर है एक साइंस है।
इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते लाहौर से, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और शहर से। यहाँ पे जाहिर है मसले मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए हम तो आज भी कहते हैं कि जितनी भी पार्टीज यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलके हमारे साथ अगर इसमें कंट्रीब्यूट करें तो एक शहर के लिए बेहतर होगा। इसमें हमें सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखें, जब बारिश होती है तो उस पर जब पानी साफ होता है तो जिस दिन जो पहला स्पेल और दूसरा स्पेल आया था तो उस पे पीटीआई के हजरात कह रहे थे कि भाई ये नाले हमने साफ करवाए इसलिए पानी जो है ना नहीं ठहरा जी। अच्छा, उसके बाद जब चौथा स्पेल आया, तीसरा और चौथा स्पेल, जिसमें पानी थोड़ा सा कुछ जगहों पे रह गया, रोड पे आपको पता है नागिन चौरंगी साइड पे एक पट्टी पे थोड़ा पानी जमा हो गया था जो एक बाद में निकाल दिया गया, लेकिन उस पे कहा गया कि भाई क्योंकि सिंध हुकूमत ने नाले साफ नहीं किए इसलिए पानी रुक गया जी। तो आप देखिए, ये हम ब्लेम गेम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे कि भाई आपने नाले साफ नहीं किए या हमने नहीं किए, हम इन चीजों में नहीं पड़ रहे क्योंकि अवाम ये सुनना नहीं चाह रही कि किसने नाले साफ करवाए किसने नहीं करवाए। हम कह रहे हैं कि भाई आप एक इस चीज को, अच्छा इस चीज को अवाम भी अप्रिशिएट नहीं करेगी कि आप जो है वो अवामी मसले पे जो है ना वो एक सियासत करें, ब्लेम गेम करें। हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कराची के अवाम रिलीफ हासिल करे उस जो डिजर्व करती है, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है मुर्सद साहब से, ये बड़े कॉम्पिटेंट हैं और बड़े पुरअज़म हैं, और इनकी आप देखें कि जो इनकी एक्टिविटीज हैं वो ग्राउंड पे लोग मुतमईन है, लोग मुतमईन है। ठीक है, कुछ मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं, वी एग्री विद दैट, और उसको हम पूरी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुस्तफा बलोच साहब देखिए, चलें ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत की बात करूं तो उनके पास राह गिलापने के लिए एक ही चीज मौजूद है कि जी हमें तो अभी हुकूमत मिली है, हम माजी में कभी हुकूमत में नहीं रहे। सर आप लोग तो मुसलसल हुकूमत के अंदर रहे हैं और फिर भी आप लोगों के सामने, आप लोगों की नाक के नीचे इतने मसाइल पैदा हो गए सर, इसके ऊपर तो अवाम आपसे सवाल करते हैं सर, और इस पर कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का नुक्ता भी जायज है। देखिए, अगर आप बिलखुसूस कराची के हवाले से बात करेंगे तो कराची कभी भी कम्प्लीटली हमारे पास नहीं रहा। कराची के जितने भी इदारे हैं वो अब आप फिर कहेंगे कि हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक मखसूस पार्टी थी जो कराची की पार्टी थी, जो सो कॉल्ड कराची की पार्टी थी, उसके कंट्रोल में होता था, तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हमें फेस करने पड़ते थे और हमें सुनना पड़ता था क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हमारी थी। लेकिन आज जब आप देखें कि केएमसी एक तरीके से इनसे निजात हासिल कर रहा है, आज आप देखें मुर्तज़ा साहब केएमसी को खुद मुख्तार करना चाह रहे हैं कि वो इदारा कल को ना सिंध हुकूमत का मोहताज हो, ना वो वफाकी हुकूमत का मोहताज हो, वो इंडिपेंडेंटली अपना फंड कलेक्ट करे और इंडिपेंडेंटली अपना फंड जो है वो खुद से लगाए, तो इसमें आप देखेंगे फिर मसले मसाइल नहीं होंगे। सर अगर इंडिपेंडेंटली ही केएमसी ने जो है वो अपने फंड्स लगाने हैं, मुस्तफा बलोच साहब जरा ये भी तो सुने ना, अगर ये बल्दिया उज़्मा कराची ने अपने ही फंड्स जनरेट करके लगाने हैं तो सर ये पीएफसी की मद में जो शहरी हुकूमत को पैसा मिलता है, ये शहरी इंतजामिया को पैसा मिलता है, वो कहाँ जाएगा सर, वो किस खेत की मूली है फिर? नहीं देखें, कुछ जाहिर है कुछ प्रोजेक्ट्स केएमसी के अपने होते हैं, कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट केएमसी की अपनी होती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर केएमसी का अपना होता है, कुछ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जैसे डीएमसी के अलग आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है जिसमें केएमसी बहुत हद तक देखें गोस्ट एम्प्लॉइज और उसके अलावा जिस हिसाब से जो है ना केएमसी में भर्तियां की गई थी, एक जमाने में लोग होते नहीं थे लेकिन जो है ना वो तनख्वाहें उनको जा रही थी, तो नुकसान में तो जा रहा है क्या जा रहा। आज उस इदारे को अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है तो उसको थोड़ा तो वक्त दें, आप थोड़ा वक्त दें, इंशाल्लाह केएमसी यही केएमसी परफॉर्म करके दिखाएगा आपको। अच्छा मुस्तफा बलोच साहब, यहाँ पर देखिए ये भी सवाल पैदा होता है कि जो गैस की बिल में 200 रुपए लगाने या के इलेक्ट्रिक के बिल में 200 रुपए लगाने की बातें की जा रही हैं, आपको नहीं लगता सर ये इकदाम जो हैं वो माजी में जिस सियासी जमात को आप तबर्रे का निशाना बना रहे हैं सर, उसके दौर में लगाए गए थे, आप भी उन्हीं के जो है वो दर पर चलना शुरू हो गए, ये बात अवाम भी पूछते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि माजी में जो जमात थी तो उसकी कोई 100 में से 100 चीजें कोई नेगेटिव होंगी, जाहिर उन्होंने भी कोई ना कोई काम किया होगा अपने दौर में, लेकिन अगर वो भी इसी तर्ज पे करना चाह रहे थे जिसपे हम ये करना चाह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन के इलेक्ट्रिक के बिल्स के थ्रू हो ताकि वो डायरेक्ट केएमसी को जाए और केएमसी उसको यूटिलाइज कर सके, तो सर, इस किस्म का टैक्स तो मुस्तफा कमाल साहब लगा के गए थे ना अपने दौरे हुकूमत के अंदर सर, उसको आप लोग आगे इंडोर्स कर रहे हैं। देखें आज कोई भी लगा के गए हो, हम उस पे वो बहस पे नहीं जाना चाह रहे, लेकिन कहने का मकसद है उस चीज को कम से कम पुटअप तो किया। अब देखिए मुर्तज़ा साहब ने यही कहा, आप लोगों की नजर में सर फिर आप लोग ये बात करें ना सर कि वो आप लोगों की नजर में वो टैक्स अगर लगाया गया था तो वो दुरुस्त था। नहीं देखिए, जो काम अगर किसी कराची के इदारे के लिए या केएमसी के बिलखुसूस के लिए अगर किया गया था या कोई कर रहा है आज, तो वो उसको तो वेलकम करना चाहिए। हम इस पे हम भी सियासत नहीं चमका रहे भाई, हम इस पे ये नहीं कह रहे कि हम कर रहे हैं तो चलो भाई हमारा कोई वोट बैंक बढ़ जाए इसके लिए हम कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि कल को जो इलेक्टेड मेयर आएगा उसके लिए आसानी होगी।
तो आपको लगता है मुस्तफा बलोच साहब के कल को अगर कोई इलेक्टेड मेयर आएगा और बिलफर्ज अगर खुदा ना खास्ता कुरान दरमियान ये बात सोच भी ली जाए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं हो आपके बकौल, तो सर ये भी क्लियर कर देना कि फिर उसको उसी तरह इख्तियारात दे दिए जाएंगे या उसको उसी तरह जो है वो काम करने की आजादी होगी जिस तरह इस वक्त मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर को है? देखिए, इस वक्त जो मुर्तजा वहाब साहब काम कर रहे हैं तो वो केएमसी के ही इदारे को जिस तरह एक्टिवली प्रोएक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, वो उनको कोई सिंध गवर्नमेंट से कोई एक्स्ट्रा कोई फेवर नहीं मिल रहा। वो केएमसी के इदारे को ही जो एक सोया हुआ इदारा था उसको जगाया है उन्होंने। अच्छा, तो उसको वो जितने भी वहाँ पे जो इश्यूज थे उनको वो सीरियसली ले रहे हैं। सुबह 8 बजे से वो शख्स रात के 2 बजे तक या तो ग्राउंड पे या तो दफ्तर में तो कुछ तो कर रहा है यार। उसको आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करें और थोड़ा टाइम भी दें। अच्छा। और वो जाहिर है उनका मकसद ये, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी यही कहा कि अगर हम इसको कर रहे हैं तो हम अगले आने वाले मेयर के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। आने वाला मेयर जरूरी नहीं है हमारा हो, जी जी, ये किसी भी जमात से हो सर, ठीक है, उसके लिए आसानी पैदा की जा रही है जी, उसके लिए आसानी पैदा की जा रही है जो अगला मेयर आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो बैठ के काम करे। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह था कि अगर कोई काम किए जा रहे हैं, अगर लोग ग्राउंड रियलिटी को जानते हुए ये बात समझ लें कि मुर्तजा वहाब साहब ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं, तो उस पर उनकी एप्रिसिएशन बनती है, जबकि उनको थोड़ा टाइम दरकार है। और अगर ये वक्त उनको दे दिया जाता है तो हो सकता है कराची के मसाइल कुछ हद तक हल हो सकते हैं। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। महंगाई के मामलात काफी हद तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो पनप रहे हैं। काफी दिनों से जो है वो महंगाई की सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही है। मुसलसल हम देखें कि हफ्ते को जो है एक एदाद शुमार की रिपोर्ट इदारा शुमारियात की जानिब से जारी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि जी इतने फीसद महंगाई अब पाकिस्तान के अंदर बढ़ा दी गई है और इस महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जो है वो भी जारी और सारी रहता है। और वाज़ेह तौर पर तमाम अपोजिशन जमातें इस पर आवाज उठा रही हैं कि ये जो मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर ये सही मानों में सियासी तौर पर जो है वो एक बाकायदा मिसाइल मारा गया है, जिसको घेर के मारना कहा जाता है क्रिमिनोलॉजी की टर्म के अंदर। तो मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूं कि इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी दोनों का तूफान पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं और दीगर अशिया की कीमतें भी पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही हैं। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो 122 रुपए लीटर, 122 रुपए सिक्का राजुल वक्त 122 रुपए लीटर पेट्रोल जो है वो पाकिस्तानियों को अब दस्तयाब है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इंतहाई मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में 122 रुपए पेट्रोल आज तक नहीं हुआ है। और यह भी बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो मजीद भी बढ़ सकते हैं और इस पर मौजूदा सियासी जमातों की जानिब से आवाज उठाई जा रही है। लेकिन यहां पर अलमिया यह है कि उन आवाजों के दरमियान भी महज एक मफाद परस्ती दिखाई देती है, जिसकी वजह से काफी मामलात खराबी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, ऑपोजिशन का शोर मचाना किसी तौर पर भी काम नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोग अब ऑपोजिशन जमातों की तरफ भी देखना बंद कर चुके हैं और वाज़ेह तौर पर अवाम की दुहाइयां जो है वो अब दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं, अवाम की चीखें अब दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जब बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी हो कि चाहे सरकारी इदारे हों या निजी इदारे हों, उनकी जानिब से हजारों की तादाद में मुलाजमीन को उठाकर और घर भेज दिया जाए, और इस सूरत हाल के अंदर जब महंगाई का जिन बेकाबू हुआ हो, इस सूरत हाल के अंदर किस तरह एक आम आदमी जो है वो सरवाइव कर सकता है, किस तरह एक गरीब आदमी जो है वो अपने मकान का किराया देगा, या किस तरह अपने घर के अंदर राशन डलवाएगा, या किस तरह वो अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेज सकता है या उनकी फीसेस जो है वो अदा कर सकता है। इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाजी तहरीक का सिलसिला भी जारी है, जगह जगह पर जल से जुलूस मुनक्किद किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सूरत हाल यह है कि ये तमाम चीजें जमहूरियत का हुस्न तसव्वुर कर ली जाएं तो ये चीज अच्छी दिखाई देगी, लेकिन वैसे अगर इन तमाम तर मामलात को देख लिया जाए तो सही मानों में ये तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर काफी हद तक खराबी पैदा कर चुकी है। एक ब्रेक के लिए मेरे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
पाकिस्तान के लिए। मैं स्टार न्यूज़ चैनल की मीडिया की दुनिया में बाकायदा आमद पर खुशामदीद कहता हूं और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि सनसनीखेज खबरों और वो जो डब्बे घुमाने वाली खबरों से ज़्यादा कंटेंट पर तवज्जो दी जाएगी और लोगों को सही खबर सही वक्त पर देकर उनकी बेहतरीन खिदमत की जाएगी ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं आखिर में ये भी कहूँगा कि जियो पाकिस्तान के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज़। 2019 और 2020 में NICVD हेल्थ केयर नेटवर्क में 38 लाख मरीजों को बिल्कुल मुफ्त इलाज फराहम किया गया। अपनी ज़कात, सदकात और अतियात NICVD को देकर अमराज़े कल्ब के लाखों मुस्तहिक और नादार मरीजों की दुआएं पाएं। जहां जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में, और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। पर वो कहते हैं ना, सच की कोई शक्ल नहीं होती, मगर जब जानना हो सच तब शुरू होती है एक जद्दोजहद सच सामने लाने की। सच्ची खबर मतलब भरोसा, और आपका भरोसा मेरी जिम्मेदारी है। जियो पाकिस्तान के लिए। बदल गया है खबरों का अंदाज, नए जोश नए जज्बे के साथ, नई उम्मीद नए हौसले के साथ हर खबर होगी तब और भी दमदार। हर हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए हम हैं तैयार। स्टार न्यूज़, दमदार न्यूज़। पाकिस्तान के लिए। बात होगी क्रिकेट की पिच से फुटबॉल की किक तक। हॉकी के गोल से कराटे की हिट तक। अब हम करेंगे तबसरा खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी मुस्बत खबरों पर। ये सब देख सकेंगे आप स्पोर्ट्स स्टार पर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको एक चीज वाज़े करता चलूं कि कुछ बयानात हुकूमती सतह पर आ रहे हैं और ये बयानात जो हैं वो मीडिया के हवाले से महज लतीफे से ज्यादा और कुछ दिखाई नहीं देते, क्योंकि जहां तक ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की बातें की जा रही हैं, ये भी महज एक लॉलीपॉप दिखाई देता है और इसकी आड़ में वाज़े तौर पर सीनियर सहाफियों की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया है कि यह तमाम तर सूरत हाल के अंदर मीडिया को कंट्रोल करने की बातें की जा रही हैं।
रही हैं, और अगर पीएमडीए नाफिज कर दिया जाता है तो ये मीडिया के ऊपर मार्शल लॉ और मिलिट्री टेक ओवर से ज्यादा बदतरीन दौर ले आएगा। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया है कि हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज जो है वो सबसे बड़ा मसला है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज खान फरहान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। इम्तियाज भाई, क्या कहेंगे सर, फेक न्यूज सबसे बड़ा मसला है, क्यों देते हैं आप लोग फेक न्यूज? सर क्लियर कर दें थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, इस पे बात होनी चाहिए। फेक न्यूज जो है, फेक न्यूज पे हमारी पूरी कम्युनिटी में इस पे बात होती है और बड़ी ठीक ठाक बात होती है। हम ये कहते हैं जो चीज फेक है उसके बारे में आप जाएं, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो ये हम पे इल्जाम लगाती है कि जनाब ये फेक न्यूज का प्रॉब्लम है, वो खुद फेक है। अब उसके ऊपर है तो इस पर डिबेट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ बात करने की तो इजाजत नहीं हो रही ना जी। तो जो किसी शायर ने कहा था कि बात ये है कि बात करने नहीं दी गई और बात सुनी भी नहीं गई जी। हम ये कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ है ना मौजूद, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है पीएफयूजे का। मुल्क के जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। मेरे पास एक 96-97 की इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पड़ी हुई हैं जी। उसमें कुरान शरीफ, अहादीस, यानी इन सबके हवाले देते हुए इस हद तक कहा गया है कि अगर कोई शख्स, कोई सियासतदान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी तकरीर, अपने किसी बयान में कोई दावा करे और उसे पूरा नहीं करे, वो भी कस्ब का जिम्मेदार होगा जी। तो बात यह कि ये आप ये जो चैनल्स पे सुनते हैं, मिसाल के तौर पे कल या परसों एक चैनल पर प्रोग्राम आ रहा था, उसमें पीटीआई की एक खातून रुकन असेंबली थी और आई थिंक मुस्लिम लीग नून की तरफ से फायजा थी जी जी। और वो जो नोमान साहब है उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने बड़े दावे किए जी हमने 5 बड़े डैम शुरू किए मौजूदा हुकूमत ने जी, इसलिए वहां पे पैसा लग गया। अगर उससे हम आटा, घी, चीनी खरीद के मार्केट में डालते तो हमारे लिए आइंदा इंतखाब बहुत आसान हो जाता। तो उस पर माइजा या जो है उन्होंने कहा कि आप कुछ भी ना करें, उन 5 में से 3 डैम के नाम बता दें। वो नहीं बता पाई तो फेक न्यूज कहां से चल रही है? ये जो मुंह में आता है ना, जो बात होती है ठक से बोल देते हैं कि फला जर्नल में ये बात छपी है, फला उसमें। आपको याद होगा अभी जब ये इब्तदाई दिन थे पीटीआई के तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम 162 शख्सियात में से दिया गया था जी, याद होगा। और वो मैगजीन कौन सा था? वो पता नहीं साउथ अफ्रीका का किधर का एक मैगजीन था, उसमें उन्होंने कर दिया। वो तो आप यहाँ पे रोजनामा नत्तू, रोजनामा फत्तू में नंबर 1 छाप दे तो क्या फर्क पड़ता है उसमें जी। फेक न्यूज बिल्कुल मसला है। ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तान का मसला, हमारा भी मसला है। हम ये कहते हैं हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर हम ओपन ऑफर करते हैं कि हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में जो फेक न्यूज का मुर्तकिब है आप पॉइंट आउट कर दें जी, बताएं इसने ये फेक न्यूज की है। नहीं तो आप हमें बोले, हम रोजाना शाम जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं इन सब का वो आप ऑडिट करवाएं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि किसने क्या बोला है, किसने क्या बोला है, सरकार की जानिब से किसने क्या बोला है, झूठ उन्होंने बोला है या झूठ हमने बोला है। जो लाइव जाता है उसके जिम्मेदार हम में से कोई मीडिया पर्सन नहीं है, कोई मीडिया हाउस नहीं है। जो लाइव जा रहा है, जो लाइव ये बात कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। अब ये बैठ के कह देना बड़ा आसान है कि जनाब फेक न्यूज बड़ा मसला है। ओ भाई, फेक न्यूज बताएं तो कंटेनर पे चढ़ के मैंने कहा था कि मैं जो अगर डॉलर महंगा होता है तो हुक्मरान चोर होता है, ये मैंने कहा था कि जनाब ये जब टैक्स लगाए जाते हैं तो हुक्मरान चोर होते हैं, ये मैंने कहा था क्या? भाई जिसने कहा था उससे भी तो पूछा जाए, तुमने ये फेक न्यूज लोगों को दी क्यों? ये फेक चीजें बात क्यों की? क्या ये मैंने जो एक बात की कि जनाब कपड़े ऐसे पहनेंगे तो उसमें कोई रोबोट नहीं होता इंसान, और उसके ऊपर ये उसके बाद कितने केसेस हुए, कितने मामलात हुए, ये हमने और आपने तो नहीं कहे ना भाई जी। हाँ, हमने कहे तो हम जिम्मेदार हैं, हम इसका जवाब देंगे जो हमारी सारी बातें होती हैं। आप ये बताएं कि कितने सहाफी हैं जिनके खिलाफ हुकूमत ने डिफेमेशन केस किए हों, जनाब इन्होंने ये गलत किया, ये गलत किया। बिल्कुल सर, मौजूदा हुक्मरान से ज्यादा इज्जतदार तो कोई है ही नहीं मौजूदा पाकिस्तान के अंदर, और खासकर नए पाकिस्तान के अंदर जी, बहुत ज्यादा। देखें, मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से पाकिस्तान के मुफ्तियान इकराम, पाकिस्तान के उलमा इकराम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के उनके लिए सवाल भी करता हूँ। ये जो बार बार कहा जाता है कि मदीने की रियासत में पहले दिन से सब कुछ नहीं हुआ था, उसमें भी ये गलत बोला जाता है या झूठ बोला जाता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत बोला जाता है। जब यसरब था, यसरब मदीना था, और उस दिन मदीने की रियासत का नाम पड़ा, पहले दिन से वहां पर इंसाफ, पहले दिन से वहां पर तमाम चीज मयसर थी जी।
इसलिए उसका नाम, ये जो बोलते हैं कि नहीं जनाब उस वक्त नाउजुबिल्ला क्या क्या बातें, इम्तियाज भाई आप इसको भी फेक न्यूज समझते हैं कि रियासत मदीना का राह गिलाफ कर और कूफे की रियासत बना दिया गया मौजूदा रियासत को? बहुत ज्यादा, सिर्फ ये नहीं कूफे की रियासत नहीं, और कई रियासतों को भी आप कोट कर सकते हैं। अब आप झूठ बोल बोल के कहां डॉलर खड़ा हुआ है, कहां पर चीजें, अब आपका मिनिस्टर, मेरा प्राइम मिनिस्टर और दूसरे, अगर हम ये कंपेयर करने लगे कि जी पाकिस्तान में तो बांग्लादेश से भी तेल सस्ता है जी, पाकिस्तान में तो फला मुल्क से भी तेल सस्ता है, तो भाई वहां पे जो उसके जो हम जैसे रुपया कहते हैं, कहीं डॉलर है कहीं रुबेल होता है, जो वहां के करेंसी की वैल्यू है, क्या हमारी तरह है करेंसी की वैल्यू? बांग्लादेश भी 2.25% हो गया। अफगानिस्तान जिसकी हम बात करते हैं, जिसको दुनिया भर में तस्लीम करवाने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, हमें करना चाहिए पीस के लिए, लेकिन उसका जो वहां पे जो भी करेंसी है जी जी, जो हमारे मुकाबले में 50% भी नहीं थी, आज हमारे मुकाबले में 250% बढ़ चुकी है। तो ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये जो बोला भाई हम कह रहे हैं जो फेक है बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। सिर्फ सहाफी क्यों, आपको नहीं लगता सर कि आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है सर, के पहले जो है वो खबर सामने आती है, बाद में जिसके हवाले से वो खबर होती है वो उसकी तरदीद कर देता है, और फिर उसी खबर को 3 या 4 दिन जो है वो गुजरते हैं, वो खबर खुलकर सामने आ जाती है कि इनके हवाले से थी तो ये दुरुस्त थी। तो सर तरदीद करने वाले को भी कोई ना कोई सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना मेरी जान, के फेक न्यूज को एग्जामिन करे ना। फेक न्यूज मैं कह रहा हूँ या आप कह रहे हैं? आपसे मुराद ये कि जो सामने वाले हैं जी, लाइफ की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर मैं और आप कोई खबर लाए हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं और वो जाली हो, तो मैं कहता हूँ 99। हाँ, एक काम है जो हम सहाफियों में जो हुकूमत की एजेंट काली भिड़े मौजूद हैं जी जी, जो कई एक एंकर पर्सन है जो दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं और सारी बातें करते हैं, उसको प्रूव नहीं कर पाते, उनकी गारंटी नहीं हमारी, और वो आइडेंटिफाइड है। व्यूअर्स के सामने भी, लिस्टर्स के सामने भी आइडेंटिफाई पाए हैं कि ये किस बुनियाद पे क्या दावे करते हैं, क्या क्या न्यूज़ ब्रेक करते हैं, उनकी कोई गारंटी। बाकी आप मैं अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से बिल्कुल इस पे मैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ चैलेंज कि जनाब आप हमें बता दें हमारे कौन से साथी की फेक न्यूज थी, और हम आपको बता देंगे किस किस साथी के आपके फेक स्टेटमेंट आए। लेकिन देखिए बात यहां पर यह भी आ रही है ना, देखिए मौजूदा हुकूमत के अंदर एक नया ट्रेंड ये भी चल पड़ा है कि सर कोई अगर एंकर जो है वो हुकूमत से कोई इख्तिलाफी बात कर दे या फिर हुकूमत के खिलाफ कोई खबर जो है वो शाया कर दे तो उस पर गद्दार का ठप्पा भी लगा दिया जाता है। सर आजकल आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बड़े सीनियर सहाफियों की जो है वो तस्वीरें शेयर की जाती हैं और नीचे लिख दिया जाता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार। इम्तियाज भाई इस पे भी मैं चाहूंगा आप कोई कमेंट करें सर। देखें, ये बदतरीन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है जो भी करे जी, चाहे इम्तियाज खान फरहान कहे, चाहे मोहम्मद अली कहे, चाहे XYZ कहे, ये बदतरीन है। मैं और आपको, हमें ये राइट है कि हम किसी के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम लगा दें जी, हम किसी को और बोल दें कि जनाब ये अच्छा आदमी नहीं है, ये इसके रवैया अच्छा नहीं है, इसका किरदार अच्छा नहीं है, लेकिन मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाते हुए जो ये लगाता है उसको चाहिए कि मिरर के सामने खड़े होकर इल्जाम लगाया करें। और वो जो कहते हैं ना लोग कि जनाब बाज लोग सुबह उठते ही घर से निकलने से पहले अपना मिरर में देखते हैं, खुद को बनाते संवारते हैं जी, और बाहर कोई गड़बड़ हो जाती है कहते हैं आज यार सुबह सुबह पता नहीं किस मनूस का चेहरा देख लिया। तो भाई सुबह आप बंद समझ के आप अपने चेहरा देख के निकले थे वहां से जी, किसी और का चेहरा आपने नहीं देखा था। तो बात यह है कि ये कम से कम दुनिया में किस मुल्क में लगते हैं यार, ये बताया आप मुझे, कोई एक आइडेंटिफाई कर दे मुल्क दुनिया में कि जो अपने लोगों को ऊपर और अपने सियासतदानों के ऊपर, अपनी अहम शख्सियात के ऊपर, अपने जर्नलिस्ट कम्युनिटी के ऊपर, अपने इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर, अपने अदीबों पे, अपने कहानीकारों के ऊपर ये इल्जाम लगाते हो। मुझे बता दें कोई एक दुनिया में, और मैं अपनी करेक्शन चाहूंगा कि जो आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मैं जहां जहां गलत हूं मेरी करेक्शन करें, मैं इस्लाह के लिए तैयार हूं। जहां मैं झूठ बोल रहा हूं मुझे बताएं, मैं यहीं पर माजरत करूंगा। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मुझे मौका दीजिएगा, मैं माजरत करूंगा। लेकिन इम्तियाज भाई यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर यह आती है कि जब आइन और कवानीन की पासदारी की बात की जा रही हो और इस मुल्क के अंदर की जा रही हो जिसका नाम ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहां पर आर्टिकल 19 का निफाज हुआ है जहां पर सहाफी जो है वो अपने जराए बताने का पाबंद सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर इस किस्म का बिल लेकर आ जाना कि अगर फेक न्यूज है तो आपको बताना पड़ेगा कि जी आपके जराए क्या हैं, क्या लगता है सर ये किस तरह से गला घोटा जा रहा है? देखिए, इसमें दो बातें होती हैं जी। एक तो ये बात है कि अगर वो फेक न्यूज कोई साबित कर दे तो जराए की जरूरत ही नहीं है जी, वो वैसी पनिशेबल है, वैसी पनिशेबल है कोई भी हो, ठीक है, उसमें फिर जराए की कोई बात नहीं होती। फिर जराए से ज्यादा आपको इस बात का वो, अच्छा मैं अगर ये बोल दूं मुझे फला बंदे ने बताई है,
तो क्या मेरी खबर तस्दीक शुदा हो जाएगी? क्या मेरी खबर सही हो जाएगी? खबर की एक्यूरेसी के ऊपर बात की जाए, खबर की सच्चाई के ऊपर बात की जाए। ये कि जराए क्या होते हैं, अच्छा मैं बोल दूं जी, मैं तो बहुत बड़ा नाम ले दूं कि जनाब मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, मुझे दुनिया का वो फला बंदा था उसने बताई, तो वो मेरी खबर अगर गलत है तो सही हो जाएगी क्या? नहीं, खबर की सच्चाई पे बात करें, खबर की एक्यूरेसी के ऊपर बात करें, उसके ऊपर ट्रेंड के ऊपर बात करें कि वो आया। हाँ, अगर खुदा न खास्ता कोई एंटी स्टेट खबर अव्वल तो कोई देता नहीं है, देगा तो हम खुद खड़े होते हैं उसके खिलाफ जी। हम पूरी कम्युनिटी, क्या पाकिस्तान, हम दूसरों से ज्यादा हमारा पाकिस्तान है, बिल्कुल हमने वकीलों ने बनाया और उसके लिए हमारे मोहम्मद अली जौहर ने ये चलाई। और मैं इस तरह के कई नाम लूंगा जो सहाफी थे, रोजनामा जमींदार निकालते थे और पूरी तहरीक पाकिस्तान चलाई उन्होंने। भाई वो सोदिश काश्मीरी जिनको बुरा भला कहा गया, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। बड़े बड़े राइटरों के नाम है जिन्होंने कंपेन ये तहरीक चलाई है पाकिस्तान की। तो जिस तरह दूसरा कोई पाकिस्तानी है, हम कहते हैं मुझसे कहीं 10 गुना आगे जाके पाकिस्तानी है। और अगर किसी के मुझ समेत किसी भी सियासतदान की या किसी इंटेलेक्चुअल की हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन करना, मैं समझता हूं कि ये भी एक साजिश है जो कि इंटरनेशनली है कि पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को, पाकिस्तान के राइटर्स को, पाकिस्तान के जो इस तरह की बातें करने वाले उनको कंट्रोवर्शियल बना दो ताकि दुनिया में उनकी आवाज के ऊपर कोई शकूक व शुबहात हो। अच्छा इम्तियाज भाई, एक बड़ी बाइज्जत शख्सियत का मैं नाम अभी लूंगा जिनका स्टेटमेंट अभी जो है वो स्क्रीन पर चल भी रहा है। मैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात करूंगा। सर, फवाद चौधरी साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया है। सर मेरा हंस के बुरा हाल हो गया वो स्टेटमेंट पढ़ के। वो फरमाते हैं कि जी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है वो जितना वक्त मीडिया को देते हैं इतना पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। मुत्तफिक है इस बात से आप? चले आप और जो मैं गुफ्तगू कर रहे हैं उसका पहला तो ये मामला आ गया जी, झूठी और सच्ची खबर का। यहीं पे जो आपको मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी, उनकी अदालत में हम पेश कर देते हैं तो वो इस बारे में बता दें कि जी वो क्या ये वो सही कह रहे हैं जी या गलत कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं। ये एक पहले ही केस अल्लाह ने आपकी और मेरी गुफ्तगू के दौरान यही दे दिया जी कि अभी भाई यार ये सबके सामने यार कि क्या हो रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सबसे पीटीआई के वुज़रा जी सबसे ज्यादा टाइम मीडिया का लेते हैं। सही, देते नहीं है जी, लेते हैं कि भाई हर 5 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, हर 10 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और वहां पे बैठ के सारा मुकदमा लड़ रहे होते हैं। भाई पार्लियामेंट में बात कीजिए आप, और जो बात करनी है, अगर आपको नवाज शरीफ को बुरा भला कहना है, किसी और को बुरा भला कहना है, यार अदालतें बैठी है, अदालतें करीब है ना, वहां जाके प्रूफ पेश करें। वहां पे सिर्फ अल्फाजों से, गुफ्तगू से आप क्यों उसको आप सजा दिलवाना चाहते हैं या सजा देना चाहते हैं? क्या हो रहा है आजकल? सारी की सारी चीजें आप ईमानदारी से बताएं। जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहता हूं जी कि खुद इसको मेंटल एक्सरसाइज करें, ईमानदारी से बताएं। नवाज शरीफ पे ये उनके जाने पे चीखते हैं, ये क्या जो इस वक्त हमारे एक हुकूमत के एडवाइजर है कि ये डॉक्टर उस टीम में शामिल नहीं थे जो मेडिकल बोर्ड बना था। 100% थे सर, 100% थे, बिल्कुल, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा बाइख्तियार थे जो प्राइम मिनिस्टर के भी बहुत करीब है। क्या मोहतरमा हमारी, अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती दे, हमारी बहन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ये तस्दीक नहीं की थी तो वो गमगीर हो गई थी। अगर आप ये कहें कि जनाब ये नवाज शरीफ ने ड्रामेबाजी की थी तो भाई उसमें फिर आपके लोगों ने भी तो एक्ट किया जी। अगर ऐसा था तो अगर फेक न्यूज़ पे आएंगे तो फिर सभी आ जाएंगे सर, लाइन में सब लग जाएंगे फिर। तो फिर वही हमारा कहना है ना कि यार उसको फिर आप उसको उस तरह से देखो। ये सिर्फ एक तरफ साइड पे हो जाना है कि जी फेक न्यूज़ क्या होती है, पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए। फेक न्यूज़ ये है कि मैं ये कहूँ कि जनाब मैं मोहम्मद इम्तियाज खान फरहान नहीं हूँ जी, और मैं अपने आप को साबित करूं मैं दूसरा हूं, कोई मैं उससे अपने कद से ऊपर बात करूं कि जनाब मैं अपने आप को वो है झूठ बात। यार अगर मैं अपनी अच्छाई बुराई के साथ पूरी तरह मौजूद हूं कि यार मैं अच्छा भी हूं बुरा भी हूं, तो मेरी न्यूज कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ हो सकती है। नहीं इम्तियाज खान फरहान साहब, आजकल फेक न्यूज उससे भी कहा जा सकता है जो कि मौजूदा हुक्मरानों को पसंद ना आए या वुज़रा को पसंद ना आए, वो भी फेक न्यूज हो सकती है ना। ऐसी आप दिन भर में उठाएं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनको आप रिकॉर्ड करके रख लें, थोड़े दिन के बाद फिर उसको रिकॉर्ड करके रख लें, फिर आप उसको कंपेयर कर लें जी, आपको अंदाज हो जाएगा पहले वाली बात सही थी या अभी वाली बात सही। अभी वाली पहले वाले मामला देखें जी, 1000 मेरे भाई, 1000 आसिफ जरदारी आ जाएंगे, 1000 नवाज शरीफ आ जाएंगे, 1000 शहबाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल सब आ जाएंगे। मेरा आपका हम सबका एक पाकिस्तान है भाई, बिल्कुल। किसी के इख्तिलाफ में, किसी की मुखालफत में, किसी की दुश्मनी में खुदा के वास्ते
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते, मेरे आपके हम सबके पाकिस्तान की सलामती, खूबसूरती, यार इसको क्यों आप डैमेज करते हो जी? आप लोगों से लड़ो। आप ऐसी बातें करते हो कि पाकिस्तान क्वेश्चन होने लगता है। अगर नवाज शरीफ की ये क्या तुमने बनाई है, ये जो उसके अंदर वो जो कोविड वैक्सीन भी लग गई, या मैंने लगाई है, ये जिसने लगाई है, जो खबर आई है, जो ये झूठ है, किसने किया ये? मैंने किया, आपने क्या? पूरी दुनिया में क्वेश्चन नहीं हुआ? किसकी हुकूमत है भाई? आपने कमेटी बना दी, जान छूट गई? नहीं, झूठी जान आपकी। कैसे जान छूट गई कि कमेटी? ऐसे तो कमेटियां बनती रहती हैं, बहुत सारी कमेटियां बनी है। और अगर साबित नहीं कर सके तो सर फेक न्यूज के जुमरे में ये भी आ जाएगा। वो मैं कह रहा हूं ना आपसे, हो सकता है मैं आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमें हमारे लिए वो हो जाएगा, जनाब ये देखें जी, ये तो यूं है, ये जी रियासत मदीना के मुखालिफ है, ये तो यूं है, लिफाफा साफी है, फला। अरे भाई है ना लिफाफा साफी, तो चलो भाई आप अपने आप जो अच्छे हैं आपके साफी आ जाए, जो आपके जो गीत गाते हैं, जो ढोल बजाते हैं, जो आपका हारमोनियम लेके चल रहे हैं उनमें, और हमें हम सबको एग्जामिन कर ले, खड़ा करें नेब को हिदायत के आपकी एक सबसे बड़ी अहम चीज है ना, कोई नेब आज तक किसी के खिलाफ कोई, लेकिन वो खुद ही बोलते हैं आमदनी से जायद आपके जराए, आप आमदनी से जायद आपके अखराजात या जो भी जायदादें हैं वही पूछते हैं ना, उससे बोलते हैं जनाब ये आपकी। तो भाई मुझे, आपको और हम जैसे जो साफी हैं उनको, और जो दूसरे साफी हैं जो ढोलकबाज साफी हैं उनको सामने करें, नेब तहकीकात कर ले, आमदनी से जायद जराए किस किसके पास है, पता लग जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज भाई, बिल्कुल बिल्कुल पता लग जाएगा, 100% पता लग जाएगा कौन कितने पानी में दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। इम्तियाज खान फरहान साहब, सदर कराची प्रेस क्लब, हमसे बात कर रहे थे। कहना उनका ये था कि जी आप एग्जामिन करा लें जिसको आपने कहा है कि जी लिफाफा सहाफी, और अगर आप ये भी साबित नहीं कर सके कि वो लिफाफा सहाफी है तो जनाब वाला ये आपकी फेक न्यूज हो जाएगी। और मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर फेक न्यूज खाली उसको तस्वुर किया जा रहा है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब को या फिर मौजूदा वज़रा को दिखाई ना दे या फिर पसंद ना आए। ये सूरत हाल पाकिस्तान में अब पैदा हो चुकी है। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जनाबे वाला। इंतखाबी फहरिस्तों के अदाद शुमार में फर्क देखा गया है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिस लेते हुए तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। यहां पर वोटर लिस्टों का मामला काफी हद तक खराब है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि जी जब इंतखाबात हो रहे होते हैं और वोटर लिस्टें लगाई जाती हैं तो कई ऐसे मामला दिखाई देते हैं कि बंदा होता किसी हल्के का है लेकिन उसका नाम किसी और वोटर लिस्ट में दिखाई देता है। इसी रद्दोबदल की वजह से वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट करने से काफी हद तक घबराते हुए दिखाई देते हैं और लोग वोट कास्ट करने नहीं निकल पाते। और अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन एक इतना हसास इदारा है कि अगर वोटर लिस्टों में ही रद्दोबदल हो जाएगा तो इससे कभी इम्कानात हैं कि धांधली के जो है वो राह गिलापे जाते हैं, धांधली के जो नारे मारे जाते हैं वो भी किसी हद तक दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई देंगे। ये वाज़े तौर पर एक इंतहाई हसास मामला है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस भी लिया है और जांच पड़ताल का हुक्म भी दे दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, वोटर लिस्टों में रद्दोबदल देखने में आ रहा है सर, इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे कैसे मुमकिन है और बाद में तहकीकात कराई जा रही है? मगर ये असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब शिकायत उनके नोटिस में आई तो उन्होंने एक्शन लेने का फैसला कर लिया जी। लेकिन जो लिस्टें जो बनाई जाती है ना, इसमें देखो सबसे बड़ा इदारा है नादरा जी। नादरा जो है वो आपके परमानेंट एड्रेस और इसके बाद टेम्परेरी एड्रेस, आरजी एड्रेस, तो दोनों जगह पर उसके वोट बनाने का मिजाज है। बाज़ दफा तो वो डाल देता है आरजी पते पर, और जब उसकी ख्वाहिश किसी पार्टी की तरफ से या इन्फ्लुएंस की तरफ से कोई दबाव के तहत जैसे होता है हमारे मुल्क के सिस्टम में, तो फिर वो मुश्किल पते पर डाल देता है। तो ये एक बड़ा ये मामले गड़बड़ हुई है, ये दुरुस्त है आपकी बात। मैंने आपका एक सेकंड प्रोग्राम सुना है, देखा है जी जी। उसमें यह है कि ये दुरुस्त बात आपकी कही है। इसमें नादरा की सबसे बड़ी बात है। अब जो इसमें नादरा ने सारा सिस्टम हमारा जो था, आगे देखें कि 2013 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में जिनके एड्रेस जो थे वो स्वात के थे, दीर के थे, चित्राल के, वहां डाल दिए क्योंकि उस पर लिखा था मुश्किल पता। जहां उनका पसंद आया, जो किसी ने अप्रोच कर लिया, मुखालफीन ने कर लिया, हर तरह के लोग होते हैं पार्टी के अंदर, तो उन्होंने आरजी पते पे कर दिया। तो ये वाकया एक बड़ी गड़बड़ हुई है। और इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है कि मौजूदा हुकूमत ने एक बहुत आइन की खिलाफ वर्जी ये की कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से तमाम इख्तियार लेकर इलेक्टोरल रोल बनाने के वो नादरे के हवाले कर दिए जी। वो तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशनर ने स्टैंड लिया और उनका ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है।
तो उस पर खैर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अटॉर्नी जनरल की मशावरत से तो वो तो कोशिश जो है हुकूमत की नाकाम होगी, वरना तो सारे इख्तियारात ही वो नादरा के हवाले कर रहे थे। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से बहुत अहम डॉक्यूमेंट जो वो जिसकी बुनियाद पर खड़ा है इलेक्शन कमीशन, इंतखाबी फैसले बनाने की, हल्का बंदी बनाने की, उस तमाम इख्तियारात नादरा के हवाले कर दिए गए थे। इसी अभी तक किए हुए हैं जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम आई है, जो कौमी असम्बली ने बिल पास कर दिया और सेनेट ने पास नहीं किया, जी जी, तो ये सब मामले हैं, ये सब अब इलेक्शन कमीशन तो देखेगा, इंक्वायरी करेगा, चेक करेगा और इसके बाद वो अपना रिकॉर्ड सीधा कर देगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती कोताही जो है ये नादरा की है। जी अच्छा कमर दिलशाद साहब, देखें बात यहाँ पर यही आ जाती है कि जैसे कि आपने इस बात को इंडोर्स किया है कि जी वोटर लिस्टों के अंदर रद्दोबदल देखने में आ जाता है सर, इसी वजह से जो सियासी जमातें हैं उनको धांधली का शोर मचाने या इलेक्शन कमीशन के जो है वो किरदार पर उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। सर कैसे मुमकिन है कि इस तमाम तर सूरत हाल को, इस तमाम तर मामले को जो है वो शफाफ बनाया जा सके? शफाफ बनाने के लिए इसमें बात दुरुस्त है कि अब इलेक्शन जो हमारा एक्ट जो बन रहा है, तरमीम करने की जो सही मायनों में इस्लाहात करनी चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात करने के लिए ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो जो नादरा को दिए हुए थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिलने चाहिए। अब वो मिल भी गए हैं, ऐसी बात नहीं, मिल चुके हैं, लेकिन पढ़ाई इलेक्शन कमीशन की भी कमजोरी कोताही नजर आती है कि उनका जो इतना बड़ा स्टाफ बैठा हुआ है, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर है, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, ये सब मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में इतनी बड़ी जो है शिकायत नहीं आनी चाहिए थी। उनको दुरुस्त करना चाहिए था, चीफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाना चाहिए था। मुतल्लिका हमारी जो सिंध में जो हमारे इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसरान हैं उनके नोटिस में लाना चाहिए था। इसमें गलती कोताही इलेक्शन कमीशन की भी आती है, हम ये नहीं कहते कि नादरा की गलती है, इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की भी कोताही है। इसलिए तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने आर्डर पास कर दिया, जो इसमें कोताही में मरतकब पाए जाएंगे उनको सजा मिल जाएगी। ये तो गैर बहुत बड़ा फैसला किया है चीफ इलेक्शन कमीशन में। इसे क्रेडिट जाता है ताज हैदर साहब को जी। ये गालबन आपके प्रोग्राम में किसी प्रोग्राम में ताज हैदर साहब हम मौजूद थे, तो वहाँ ताज हैदर साहब ने ये कहा कि इलेक्टोरल रोल में भी जो है वो बड़ी गड़बड़ है, सही इंतखाबी फरिश्ते नहीं बन रहे। तो मैंने ताज हैदर साहब से कहा था आप चीफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस में ले रहे हैं, तो वो हमारा प्रोग्राम, वो बड़े पढ़े लिखे आदमी है, पार्लियामेंटेरियन है ताज हैदर साहब, तो उन्होंने दरखास्त दी, अब एक्शन हो गया, ठीक हो जाएगा। तमाम सियासतदानों को चाहिए कि ये तकरीरें करने की बजाय, टीवी पे आने की बजाय, अपने चेहरे दिखाने की बजाय अपने इंतखाबी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बैठे इंतखाबी फरिश्त देखे, हल्का बंदियां देखे और तमाम सूरत हाल जो है वो एक ही चीज का जायजा लें और जहाँ जहाँ गलतियों का इम्कान है वो इलेक्शन कमीशन से कह कर दुरुस्त करवा लें। ये तो बिल्कुल इनका फर्ज बनता है कि दफ्तर में जाए, चेक करें सारे बैठकर। अच्छा एक बात बताइएगा कमर दिलशाद साहब, देखें चले एक जानिब यहाँ पर ये वोटर लिस्टों का मामला आ रहा है, वहीं दूसरी जानिब जो है वो सबसे ज्यादा आवाज जो उठ रही है वो ये वोटिंग मशीन्स जो आने वाली हैं इसके हवाले से हो रहा है कि जी उसको बिल्कुल भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आप इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते उस फैसले को। क्या लगता है सर ये वोटर लिस्टों को रिलेट किया जा सकता है इस मामले से कि जी ये वोटर लिस्टों का मामला ही खत्म हो जाएगा जब वोटिंग मशीनें आ जाएंगी पाकिस्तान के अंदर? वो ये तो खैर हमारी सियासी हुकूमत की नारेबाजी है। इसकी हकीकत ये होता है कि सबसे पहले तो हमारी बुनियादी डॉक्यूमेंट्स जो है इंतखाबी फरिश्त को ठीक करें जी। जब इंतखाबी फरिश्त ही गलत होगी या उसके अंदर जो है मुस्तकिल पता और आर्जी पता के फैसले नहीं हो चुके होंगे, वोट कहाँ दाखिल किया है, किधर किया, वो सारी पहले हमारी इलेक्टोरल रोल तो अपडेट करें, इसके बाद इंतखाबी जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइजेशन का फायदा क्या है? जगह जगह पर वेबसाइट बना दी गई है, एप्स बना दी गई है, फिर भी जरा सा मामला हल नहीं होता इलेक्शन कमीशन से। नहीं ये ज़ाहिर ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, इसमें इसलिए हम कह रहे हैं कि सब जितने भी सिविल सोसाइटी है हमारे सियासी पार्टी ने इंतखाब में हिस्सा लेना है, जो उम्मीदवार है जो आके 2023 की नजर लगा के बैठे हो तो तमाम रिकॉर्ड चेक करें। लेकिन जो मशीन जो आ रही है ना ये बुनियादी तौर पर फैसला दुरुस्त है जी, इसमें होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये कहा है, उनके इतराजात हैं इलेक्शन कमीशन के, वो टेम्परी हो सकती है, इसका जो तमाम जो अंदर के प्रोग्रामिंग तब्दील हो सकती है, इसका सॉफ्टवेयर तब्दील हो सकता है। तो ये तमाम शिकायत या शिकायत तो नहीं है, इलेक्शन की तो बड़ा इदारा है, आईनी इदारा है, उन्होंने जो एतराजात लगाए हैं तो वह हुकूमत का फर्ज है कि उन एतराजात को दूर करे। उनको बुरा भला कहने की बजाय, उनसे इस्तीफे मंगाने की बजाय उनको बैठ कर तमाम जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन है उसकी दूर कर दें। ये बेहतरीन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब तक उसकी ओनरशिप नहीं लेगा
तो ये सिस्टम जो है वो लागू नहीं होगा। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, आखिर में मुझे ये भी बता दीजिएगा सर कि चलें ठीक है, दुरुस्त फैसला हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई धांधली के चांसेस तो मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन जमातों के सारे तहफुजात यहीं पर आके टिक जाते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो बहुत बड़ा दुनिया भर के तमाम ममालिक ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक तेज रफ्तारी के लिए बड़ी मुफीद है, आपके रिजल्ट तो किसी इंसान नहीं बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल ये सिस्टम जो है ये उन्होंने इसको नाकाबिल अमल करार दे दिया, तमाम दुनिया दे दिया, जिसमें कोई अमल दरामद नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन भी इस पर अमल दरामद नहीं करेगा और उसके तहफाजात दूर नहीं होंगे, वो ओनरशिप नहीं लेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह था कि जी ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की नाअहली दिखाई देती है और बहुत बड़ा फैसला है। और जैसे कि सेनेटर ताज हैदर साहब ने स्टार न्यूज के एक प्रोग्राम में जो है इस बात की निशानदही की थी, वो पार्लियामेंटेरियन है, उनकी जानिब से दरखास्त भी दी गई थी और अब उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया गया और इसके ऊपर बाकायदा एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है और तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स को जो है वो वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई कि आप मुकम्मल तौर पर इस मामले की तहकीकात करें और वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने का जो काम है उसको पाया तकमील तक, जिस हद तक मुमकिन है और जितनी जल्दी मुमकिन है उसको पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।